बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे आफ्ताब इकबाल साहब ने क्लेम किया उनकी जनरल बाजवा के साथ मुलाकात हुई है और उसमें जनरल बाजवा ने कुछ बातें की जो कि बड़ी दिलचस्प हैं। और आपको याद होगा इससे पहले भी एक वीलॉग हम कर चुके हैं जावेद चौधरी साहब के कॉलम पर, जिसमें उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा से उनकी जो मुलाकात हुई है, फिर जनरल बाजवा ने उस मुलाकात में क्या बातें की हैं। बड़े भरपूर इंकशाफात थे और उन इंकशाफात की बुनियाद पर फिर काफ़ी देर मीडिया में बात भी होती रही है, तज्ज़िये भी होते रहे। बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट उस कॉलम में जनरल बाजवा के बिहाफ पे जावेद चौधरी साहब ने लिखी थी और वो ये थी कि जब जावेद चौधरी ने उनसे सवाल पूछा कि आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई, तो उन्होंने कहा कि हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने हुकूमत गिराई नहीं, बस हमने बचाई नहीं। और हमने बचाई इसलिए नहीं क्योंकि हमारी रीडिंग ये थी कि ये लोग ख़तरनाक हैं, अगर ये रहेंगे तो मुल्क नहीं रहेगा। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी साहब के बकौल दिया कि जी उन्हें लगता है कि ये इतने ख़तरनाक हैं कि अगर ये रहेंगे तो मुल्क ही नहीं रहेगा पाकिस्तान। मतलब कि ये इमरान खान है या फिर ये कोई फॉरेन एजेंट है, ये कोई रॉ का एजेंट है, ये कोई एंटी स्टेट कुव्वत है, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर है। यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं जो वोट की ताकत से पार्लियामान में जाकर बैठा है और इत्तेहादियों को साथ मिला के जिसने हुकूमत बनाई है, लेकिन वो वक्त का मुल्क का वजीर आज़म है और उसकी एक रिप्यूट है और उसका एक बैकग्राउंड है, उसका एक पस मंज़र है, दुनिया उसे जानती है। मुल्क के लिए उसके दिल में जो कुछ है वो भी लोग जानते हैं, पॉलिटिशियन बनने से पहले भी और पॉलिटिशियन बनने के बाद भी। तो आप एक इतने बड़े नतीजे पर पहुंचे हैं और आपने खुद से उस नतीजे पर पहुंचने के बाद जो भी फैसले करने थे वो किए हैं और आप कह रहे हैं कि हमें लगा कि ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है, लिहाजा अगर ये लोग रहेंगे तो मुल्क नहीं रहेगा। मतलब कि आई सिंपली डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये कैसे इस नतीजे पर पहुंचे, जनरल बाजवा कैसे पहुंचे कि अगर ये लोग रहेंगे तो मुल्क ही नहीं रहेगा। मतलब कि मेरी समझ से बाहर है कि ये इतना कैटेगोरिक स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया तो कैसे दिया, और उसके बाद जो तौजीहात आ रही हैं, जो रीजंस आ रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आते। जो बातें उन्होंने फॉरेन रिजर्व जी नीचे जा रहे थे शौकत तरीन की पॉलिसी की वजह से, तो वो समझ में नहीं आते क्योंकि शौकत तरीन या इमरान खान के होते हुए तो फॉरेन रिजर्व $16 अरब तक थे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी तो वो $3 अरब तक चले गए इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के बाद। तो जो आप कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, तो खान के दौर में तो काफ़ी हद तक चीज़ें अंडर कंट्रोल थी और फिर डिफॉल्ट से बचाने के लिए, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाने के लिए आप जिन लोगों को लेकर आए हैं, उन लोगों ने जो किया है वो तो आप पूरी कौम के सामने है। तो या तो आपकी असेसमेंट गलत थी, आपकी रीडिंग गलत थी, या फिर कुछ और मामला है। अब ये तो वही बता सकते हैं कि उनके ज़हन में क्या था। लेकिन बहरहाल ये पहला इंटरव्यू था उनका जावेद चौधरी के साथ। अभी जो आफ्ताब इकबाल के साथ उन्होंने गुफ्तगू किया, आफ्ताब साहब के मुताबिक जो उन्होंने क्लेम किया वो ये है कि वो आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उनको बोला कि मेरे पास ऐसी ऐसी टेप्स हैं इमरान खान की, ऐसी ऐसी टेप्स हैं कि जब ये मेरे पास आया करता था और कहा करता था नवाज शरीफ को क्या शानदार शिकंजे में आपने फांसा है, अब आप इसको ये कर दें, अब आप इसको वो कर दें, ऐसी ऐसी टेप्स हैं मेरे पास। अच्छा, अब आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि जनरल साहब ये जो कुछ आप कह रहे हैं आपको इदराक है कि ये आपके लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है? तो उसका जवाब उन्होंने दिया, मैं नहीं घबराता। लेकिन बहरहाल जो आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे हैं उसमें बहुत वजन है बात में। अगर तो वैसे तो जो मुल्क में सूरत हाल है कानून की बालादस्ती की, वो आप सबके सामने है। मतलब कि यहाँ पर देयर सर्टन कैटेगरीज ऑफ पीपल जिनके हवाले से एहतसाब नहीं हुआ और अभी तक नज़र भी नहीं आता कि हो सकेगा इस मुल्क में। तो लेकिन अगर कानून की रूह से देखा जाए, आइन की रूह से देखा जाए, तो वो तो बड़ा कैटेगोरिक है। आइन में तो कहीं ये डोमेन नहीं है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास कि वो किसी को शिकंजे में फांस दे, किसी सियासतदान को। मतलब कि वो कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकता चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये और बात है कि 75 साल से इस मुल्क में हो रही है और इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इसको लाओ, इसको भेजो, इसको गिराओ, इसको बनाओ, इसको सिखाओ, इसको अब सबक सिखाओ, पहले इसको सियासत सिखाओ फिर इसको सबक सिखाओ। इस तरह की बहुत सारी बातें 75 साल में आप जानते हैं कि हो रही हैं इस मुल्क में। लेकिन जो कहा है जनरल बाजवा ने कि मेरे पास आया करता था, कहा करता था नवाज शरीफ को क्या शानदार शिकंजे में फांसा है, सबसे पहले तो ये जनरल बाजवा का डोमेन नहीं था बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। उनका तो काम ही नहीं था कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के या सियासतदान को शिकंजे में फांसें।
यानी कि एक तरह से आप ये एडमिट कर रहे हैं, इतराफ़ कर रहे हैं कि आपने नवाज शरीफ को शिकंजे में फांसा था। नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा की जो प्रोसीडिंग्स थी वो आपने करवाई थी या आपने उनको मैनिपुलेट किया था, या नवाज शरीफ उसके बाद पार्टी सदारत से जिस तरह से फारिग हुआ क्या वो आपने किया था? नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के जो केसेस थे, चार्जेस थे, वो सारे आपने बनवाए थे या बनाए थे, या वो शिकंजा या वो जाल आपने फैलाया था? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो भी बात अगर उन्होंने कही है, जो कि आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कही है, तो फिर ये तो बहुत बड़ा एतराफ़ है। फिर वो कहते हैं जी अब आप इसको ये कर दें, अब आप इसको वो कर दें, ये इमरान खान मुझे कहा करता था। भाई आपको जो भी करना था, यू हैड टू डू वट एवर यू हैड टू डू विद इन द रेल्म ऑफ योर अथॉरिटी डोमेन। तो क्या आपने इस गुफ्तगू में, या वो आपके पास आके जो भी आपको कहते थे, मिसाल के तौर पे मैं अब किसी भी एक शख्स की बात करूं जो किसी भी जिम्मेदार पोस्ट पे, उसके पास आके तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं कि आप ये करें, आप, बट यू हैव टू सी एंड डिसाइड कि आपके पास जो अथॉरिटी है, आपका जो डोमेन है, आपकी जो स्फेयर है, उसके अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, किसी के कहने पे मैंने ये गलत काम कर दिया इज़ नो डिफेंस इन लॉ। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कह रहे हैं कि उसके कहने पे मैंने ये किया, उसने मुझे आकर बोला था कि ये कर दो और इस वजह से मैंने ये कर दिया, तो ये कोई डिफेंस नहीं है। मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप या जिम्मेदारी से आप बरी जमा नहीं हो सकते इसकी बुनियाद पे। आगे वो कहते हैं आफ्ताब इकबाल साहब कि उन्होंने कहा, जनरल बाजवा ने, मेरे पास इसकी ऐसी इसकी चीजें हैं जो मैंने खुद रिकॉर्ड की हुई हैं, खुद रिकॉर्ड किया करता था, फैज को भी नहीं पता था। अब ये भी बड़ी अजीब बात है, मतलब कि इट डजंट, आई मीन, सूट द स्टैचर ऑफ अ पर्सन ऑन द सीट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कि वो कह रहे हैं कि मैं खुद रिकॉर्ड करता था और फैज को भी नहीं पता था, और मेरे पास इसकी ऐसी चीज़ें जो मैं फिर बताऊंगा, रिवील करूंगा तो पता लग जाएगा कितने पानी में। अब ये जो रिवाज है ना, ये पाकिस्तान में तो बड़ा आम है, ठीक है, कि जी वो सियासतदान है, उसकी ये चीज़ भी रिकॉर्डेड है, उसकी वो चीज़ भी रिकॉर्डेड है। लेकिन मैंने आपको पहले भी, अगर आपको याद हो, कहा था कि ये इस तरह से नहीं होता। किसी भी मुल्क में जहाँ पे कानून की बालादस्ती होती है, जहाँ पे जमहूरियत है, जहाँ पे सिविल राइट्स है, जहाँ पे आइन है, पाकिस्तान में एक कानून है, उसका नाम है इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल्स एक्ट 2013 का है गालबन। अब उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी ने या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने किसी भी पाकिस्तानी शहरी की रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, फोन टैपिंग करनी है, या सर्विलेंस करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है फॉर दैट मैटर, तो उसका बाकायदा तौर पर एक प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि क्या वो किसी एंटी स्टेट एक्टिविटीज में मुलव्वस है, कोई दहशतगर्दी का उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, अगर तो इस तरह की, या कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, जो भी उसके खिलाफ मामलात हैं, सबूत मौजूद हैं, तो अगर तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसके बाद फिर आप जो है वो मुतलका जो भी महकमा है उसमें आप उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन लें, एक रिपोर्ट मुरतब करें, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजें, वो उसको अप्रूव करें, फिर इंटीरियर मिनिस्टर उसको अप्रूव करे, फिर हाई कोर्ट जो मुतलका उसका जो डेजिग्नेटेड जज है वो उसको अप्रूव करे, जो कि उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ये अदालत का इस्तेहकाक है, उनकी सवाबदीद है कि अगर मिसाल के तौर पे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कहती है कि हमने इस शख्स की रिकॉर्डिंग करनी है, सर हमें इसके ऊपर ये शक है, हाई कोर्ट उसको देखे, अगर उसे लगे इसमें बदनीयती है, मलफाइडी है, ज़रूरत नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर सकता है उस रिक्वेस्ट को। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट करता है, फिर जाके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप क्या कह रहे हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि मेरे पास इसकी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद रिकॉर्ड की हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है सर, आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उस टाइम पे, I understand the power and authority of a sitting chief of the army staff, but the fact of the matter remains कि किस कानून के तहत आप ये कर रहे थे, किस लॉ के तहत आप ये कर रहे थे, आइन में कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये कर सकते हैं। मतलब कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्डिंग्स अगर उसी का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। अब आपको याद है ना, बहुत सारी ये बातें हुई कि ये एक डिबेट चल पड़ी थी मीडिया पे कि इमरान खान जनरल बाजवा को बॉस कहते थे या नहीं कहते थे, ये बात होती रही है, कुछ लोग इस हवाले से करते रहे। फिर एक ये खबर सामने आई थी कि जनरल बाजवा इमरान खान को कहते थे नहीं सर, जब इमरान खान ने ये बोला कि जी वी आर पार्टनर्स समथिंग लाइक दैट, तो जनरल बाजवा ने कहा नहीं सर आप मेरे बॉस हैं या आप सर हैं, आप बॉस हैं मेरे, ये जनरल बाजवा के अल्फाज थे।
तो अगर आप मानते थे कि वो आपके बॉस हैं, जो कि आईनी तौर पर दुरुस्त है बात किसी भी जमहूरियत में, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो उसका अपना एक डोमेन है, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसले करेगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अकॉर्डिंगली उनको फॉलो भी करना है। जहाँ कहीं पे एडवाइस कर सकते हैं वहाँ पे एडवाइस भी करना है, कहीं पे आपको लगता है उनकी असेसमेंट गलत है तो आप अकॉर्डिंगली उनको एडवाइस कर। बट इवेंचुअली इन अ डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत में जो फैसला होता है वो सिटिंग गवर्नमेंट के हेड का होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अगर आप खुद ये कहते रहे कि मैंने कहा कि नहीं आप हमारे बॉस हैं जनरल बाजवा, अगर ये कहते रहे कि जी ये कि जी वो जनरल बाजवा उनके अंडर जैसे मिसाल के तौर पे आते हैं, तो फिर ये कैसे हुआ कि जिसको आप समझते थे कि आप उनके अंडर काम कर रहे हैं, आप उन्हीं की चीजें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उन्हीं की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, और चलो कर रहे हैं लेकिन फिर किस कानून के तहत कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम क्या है, क्या वो किसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलव्वस थे, क्या वो कोई दहशतगर्दों के साथ या बैंड आउटफिट्स के साथ राब्ते में थे, क्या उस टाइम पे उनके खिलाफ कोई करप्शन की ऐसी प्रोसीडिंग थी, जो कि अगर थी भी तो उसमें भी जनरल बाजवा का इस्तेहकाक तो नहीं था, वो तो नैब वगैरह का इस्तेहकाक हो सकता। कहने का मकसद ये है कि जब कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, कोई भी निज़ाम, कोई भी रियासत, कोई भी सिस्टम कानून को पसे पुश्त डाल देता है, आइन को पसे पुश्त डाल देता है, तो उसमें फिर इसी तरह का बिगाड़ पैदा होता है। उसमें जो फिर ताकतवर है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें करता है, उसकी फिर अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती। वो बाद में इतराफ भी कर लेते हैं कि ये हमने किया है, लेकिन फिर कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं। लेकिन इसका जो नुकसान है वो लोएस्ट लेवल तक जाता है, क्योंकि देखें जो हाईएस्ट लेवल है वो तो अपने तय जो कुछ करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, वो जिस लेवल पे जिन लोगों के साथ करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो लोएस्ट लेवल पे एक बंदा बैठा हुआ है ना निजाम में, मिसाल के तौर पे कोई एसएचओ भी है, वो अपने लेवल पे वही कुछ कर लेता है फिर। तो इस सिस्टम पूरा सफर करता है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो अगर इस चीज को खत्म करना है, इस बुहरान में से निकलना है, जो कि इरादा मुझे कोई नहीं लगता, हमारे स्टेक होल्डर्स का इरादा मुझे कोई नहीं लगता इस मुल्क में कि इस मुल्क को अगले 50 साल भी इस चीज में से निकालना है। लेकिन अगर निकलना है, अगर कोई सोच है, ख्याल है कि आपस की जो लड़ाइयां हैं, आपस के जो झगड़े हैं, लेग पुलिंग है, एक दूसरे की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स में से निकलकर कोई मुल्क का सोचना है, कोई मुल्क को आगे लेकर जाना है, कोई नई नस्ल का सोचना है, तो बड़ा सिंपल है कि जो आपका डोमेन है उसके मुताबिक अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करें। जो आपका डोमेन है, और डोमेन वाज़े आइन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक आप अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करें। उसके मुताबिक अगर सब लोग अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, रस्साकशी खत्म हो जाएगी, मेरिटोक्रेसी आ जाएगी सिस्टम के अंदर। बट द पॉइंट रिमेन्स कि हम ये करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं। अभी तक तो यही लगता है कि हम नहीं करना चाहते हैं। तो एक तो ये, दूसरा IMF के हवाले से मैं आपसे अर्ज करूं कि 4 माह में 76 अरब रुपए इकट्ठे करने का फैसला किया है इजाफी सरचार्ज बिजली के बिलों में। इजाफी 76 अरब रुपए 4 माह में। GST 17% से 18% ले जाने पर गौर हो रहा है। 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस इस हुकूमत ने लगाने का फैसला कर लिया। 200 अरब रुपए के करीब मिनी बजट होगा। और IMF ये कह रही है कि ये जो आप लगाते हैं ना 4 महीने के लिए टैक्स या इतनी देर, इसको मुस्तकिल करें। तो इसके ऊपर भी गौर हो रहा है। तो ये सूरत हाल दूसरी तरफ इकॉनमी की है। प्रॉब्लम फिर वहीं पे आ जाता है कि जब हम आपस में ही इतने ज़्यादा उलझे होंगे आपसी लड़ाइयों में, और जो भी हमारे पास अथॉरिटी या रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ कर रहे होंगे, तो फिर जो असल चैलेंजेस हैं वो नज़रअंदाज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आज का व्लॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।